हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग गोयल, योर मेंटर एंड बडी। इस सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट को बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले, कोड करने से पहले बहुत सारे फंडामेंटल जार्गन्स को समझ लेते हैं, ताकि जब हम कोड कर रहे हो तो हमें लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक में प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो हम कवर करेंगे दो चीजों के बारे में। पहला, हम जावास्क्रिप्ट के कुछ सिंटेक्स जार्गन्स हैं जिनको हम समझेंगे, और नोड जेएस के कुछ जार्गन्स हैं जिनको हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जावास्क्रिप्ट जरूरी क्यों है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कोई भी सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट ही क्यों सीख रहे हैं हम, और जावास्क्रिप्ट ही क्यों पढ़ाई जा रही है अभी, राइट? तो चलिए बात करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम इसलिए से बोलते हैं क्योंकि हम अपने ब्राउजर्स को जहां पे एग्जीक्यूट करते हैं उसे कमांड दे सकते हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट कर दो, और वो उस कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, वेल एंड गुड। हम इसको कहां पे रन करते हैं? हम इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, वेब ब्राउजर पे, जो कि आप कोई भी ब्राउजर आप ले लो, क्रोम ले लो, मोजिला ले लो। आपको स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, आपको एक ब्राउजर चाहिए जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, एज सिंपल एज, राइट? हम जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट से हम बहुत बहुत बड़ी और बहुत अच्छी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट क्योंकि ब्राउजर में रन करता है और वो डायनेमिक होता है, तो इसके लिए आपको कोई भी काम अगर कराना है, से सपोज आपको कोई भी चीज यूजर को डायनेमिकली दिखाना है, आपने क्लिक किया, एक मॉडल दिखाना है, आपने क्लिक किया, आपको यूजर से जो उसने डेटा भरा हुआ है फॉर्म में, उस डेटा को पिक करके आपको उसमें कुछ वैलिडेशंस करने हैं। इसके लिए आपको सर्वर पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये सारा का सारा काम क्लाइंट पे कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि आपको बार बार सर्वर से राउंड ट्रिप करने की कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, आप सेम जावास्क्रिप्ट यूज करके आप वेब के लिए, आप मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और इंपॉर्टेंट, इसका डायनेमिक नेचर कितना है कि इसको आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पे नहीं, आप अपने ब्राउजर पे नहीं, ब्राउजर में आप अपने वेब ऐप या मोबाइल ऐप ही नहीं, आप इसको सर्वर पे भी यूज कर सकते हैं यूजिंग नोड.js। हम ये सारी चीजें और डेप्थ में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों जरूरी है जावास्क्रिप्ट को, राइट? ये इतना पॉपुलर क्यों है जावास्क्रिप्ट, चलिए समझते हैं। पहला, बहुत आसान है इसको सीखना। मतलब जब हम कोडिंग करेंगे, जब हम इसको सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट सीखना, जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स, दैट्स ऑल। तो चलिए, सेकंड, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी बहुत है। इसका मतलब क्या है कि आप सेम जावास्क्रिप्ट का कोड जो आपने लिखा है, आप उसको किसी भी ब्राउजर में, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर है, किसी में यूज कर सकते हैं, राइट? और सबसे बेहतरीन क्या बात है कि आप किसी भी डिवाइस को ले लो, आप मोबाइल ले लो, आप टैबलेट ले लो, आप ब्राउजर ले लो, किसी भी जगह पे जहां पे आपके पास ब्राउजर का सपोर्ट है, आप उसको जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे जो एप्लीकेशन बिल्ड है उस पे यूज कर सकते हो, राइट? और सिमिलरली, अगर कहीं पे नोड जेएस मिल जाता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी इन्वायरमेंट में नोड है, आप वहां पे जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करता है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, जो इसको बहुत पॉपुलर बनाता है। इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने कार तो ले ली, पर अगर कार के लिए अगर आपको कोई पार्ट्स चाहिए, अगर कोई रिपेयरिंग करानी है, मेंटेनेंस, वो कैसे होगा? अगर आपको जगह जगह आपको सर्विस सेंटर ना मिले तो आप कार लोगे कभी? डिफिकल्ट है। सेम वे में अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है, आपने कुछ सीखना चालू किया, आप कहीं स्टक कर गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, ऐसे केसेस में क्या करूं, तो वो वर्क नहीं करेगा। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी आपके पास, उतना ही बेटर रहेगा कि आप इजीली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इजीली नई नई चीजें सीख सकते हैं। ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें ग्रो करेंगी। तो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत है, और ये एक बहुत ही पावरफुल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर मैं पावरफुल कैपेबिलिटीज की बात करूं, तो इसमें आपको सिर्फ HTML और CSS नहीं, HTML CSS क्या होता है, एक स्टैटिक है, आपने कुछ एक पेज बनाया, उसमें कुछ कुछ सुंदर चीजें कर दी, आपको वो ब्यूटीफुल पेज दिख रहा है, पर उसमें इंटरेक्टिविटी नहीं है। अगर आपको इंटरेक्टिविटी लेके आनी है तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी वेब पेज को आप एक इंटरेक्टिव बना सकते हो। आपने क्लिक किया, कुछ हो रहा है, एनिमेशंस हो रहे हैं, राइट? आपने फॉर्म सबमिट किया, उसमें कुछ वैलिडेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप
जो आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है, आपको सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, कुछ डेटा लेके आना है डेटाबेस से, सर्वर से कोई चीज पता करके लेके आनी है, राइट, कुछ चीजें सेव करनी है, आप ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू बेसिकली आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये आपको और चीजें हेल्प करता है। आपको मल्टीमीडिया के साथ अगर काम करना है, जैसे आपको ऑडियो के साथ काम करना है, आपको वीडियो के साथ काम करना है, आपने बहुत सारे वीडियो प्लेयर्स देखे होंगे, ऑडियो प्लेयर्स देखे होंगे, वो सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कम्स विद सो मेनी पावरफुल कैपेबिलिटीज, राइट। आप बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, बहुत बड़ी चीजें चलती हैं आज के टाइम में। आपने एनालिटिक्स टूल्स देखे होंगे, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी, आपने बहुत सारे गेमिंग वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म देखे हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सब बन सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है आज के टाइम में। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जॉब भर भर के हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है। ये बहुत ही पॉपुलर और इन ग्रोइंग डिमांड में है, ओके। चलिए जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, और डेप्थ में समझते हैं कि एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट कब आई, ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? वाइडली यूज तो है, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज होती है, पर ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ कोड लिखते हो, कुछ इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हो, हाई लेवल कमांड्स लिखते हो, वो इंस्ट्रक्शंस आप ब्राउजर को देते हो, ब्राउजर उस इंस्ट्रक्शंस को समझ के आपके मशीन से वो काम कराता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने जो कोड लिखा वो बाइनरी कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुआ, आपने हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिसको ब्राउजर इंटरसेप्ट करके, इंटरप्रेट करके बेसिकली वो आपके ब्राउजर से वो सारी चीजें करा पा रहा है, आपको डायनेमिकली चीजें होते दिखाई दे रही हैं। तो दैट्स अ ब्यूटी। आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल कमांड्स देके आप अपने ब्राउजर से कुछ करने के लिए कह सकते हो, तो दैट्स अ ब्यूटी। आप उससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप उससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप गेम्स बना सकते हो जावास्क्रिप्ट थ्रू, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव वेब पेजेस भी बनते हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल है जावास्क्रिप्ट। इतना ही नहीं है, आप मोबाइल एप्स भी बना सकते हो, राइट। आप इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। आप पीडीएफ अगर आपने ओपन किया होगा ब्राउजर में, आप उसको जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बहुत सारी इंटरेक्टिव चीजें कर सकते हो। आप सेम लैंग्वेज यूज करके आप सर्वर पे भी कोड लिख सकते हो, जिसके थ्रू आप एक सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हो, आप एपीआईज लिख सकते हो, वो सारी चीजें आपकी काम करेंगी। इसके साथ साथ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी यूज कर सकते हो। आपको ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स की सारी चीजें, सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देता है, राइट। आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने देता है, आपको उसके मेथड्स बनाने देता है, आपको इनकैप्सुलेशन का फंडा, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो आपको आउट ऑफ बॉक्स मिलती हैं। इसी के साथ साथ यू गेट लॉट ऑफ अदर फ्रेमवर्क्स विच आर बिल्ड इन टॉप ऑन टॉप ऑफ इट। जैसे आपके पास jQuery है, रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई है जो कि आज के टाइम दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं। उनके ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वेब एप्स बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए हैं, राइट। तो ये बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जिसका यूज बहुत वाइडली किया जा रहा है। और क्योंकि इतना वाइड इसका यूज हो रहा है, तो आज के टाइम में ये मस्ट स्किल हो गई है कि हर एक इंसान को जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुनिया को आप खो देंगे, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो शायद आप नहीं ग्रैब कर पाएंगे। तो आज के टाइम में टेक इंडस्ट्री में वर्क से रिलेटेड आपको हर जगह कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट मिल ही जाएगा, तो आप जावास्क्रिप्ट से तो बच सकते ही नहीं आज के एरा में। चलिए इसके साथ हम बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को जान लेते हैं। मुझे पता है कि हिस्ट्री किसी को नहीं पसंद है, बट स्टिल हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, क्या चैलेंजेस आए थे, क्योंकि जो चैलेंजेस हिस्ट्री में आए थे वो फ्यूचर में भी आने के चांसेस होते हैं। हमें अपनी हिस्ट्री से हमेशा सीखना चाहिए कि कैसे हम उन चीजों को ओवरकम करें। तो चलिए हम समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये क्रिएट हुई थी 1995। एक्चुअली दैट वाज क्रिएटेड बाय ब्रेंडन आइच, एंड वो एक नेटस्केप कंपनी है, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी थी, उस वहां पे वो काम करते थे, और उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं क्रिएट किया था। उसके बाद इसके बहुत सारे नाम रखे गए। जावास्क्रिप्ट आज जो हम जानते हैं ये जावास्क्रिप्ट पहला नाम नहीं है, ना जाने कितने नाम बदले हैं उसके बाद हम जो जावास्क्रिप्ट समझते हैं या सुनते हैं वो जावास्क्रिप्ट का नाम आया है। तो सबसे पहले जो जो नोन था, जो पॉपुलर था,
वो था मोचा, सबसे पहला वर्जन था, सबसे पहले इसको मोचा कहा गया। उसके बाद इसको लाइव स्क्रिप्ट कहा गया। उसके बाद देखा गया कि जावा बहुत पॉपुलर है, उस समय बहुत ही ट्रेंडिंग में थी जावा, तो उसके नाम पे जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया, सिमिलर टू दैट, बिकॉज इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट पॉपुलर, जावा पॉपुलर था तो जावा स्क्रिप्ट नाम रखा गया। दोनों के वे ऑफ एग्जीक्यूशन में, दोनों के कोड लिखने में सब कुछ अलग है। जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों सेम नहीं है, जस्ट दैट उस समय वो पॉपुलर थी तो उसके नाम से पॉपुलरिटी ग्रैब करने के लिए जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। ओके, सो क्योंकि पॉपुलरिटी थी, ऑब्वियसली जो भी चीज पॉपुलर होती है तो पीपल वांट टू गेट अ बाइट ऑन दैट, राइट। सो अब उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जिस ब्राउजर में इंट्रोड्यूस किया गया था वो था नेटस्केप नेविगेटर 2.0। ये पहली बार एक ब्राउजर में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ये 1996 में एक एक्मा, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्मा, सो देयर इज अ एक्मा कम्युनिटी और एसोसिएशन यू कैन से, जहां पे हमारी गाइडलाइंस लिखी जाती हैं, विच इज एक्मा। दिस इज अ एसोसिएशन जहां पे गाइडलाइंस लिखी जाती हैं कि आपका जावा स्क्रिप्ट के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। बहुत सारी चीजें हैं एक्मा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्मा वाज समथिंग दैट इट वाज सबमिटेड टू एक्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर टू पुट सम स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। तो उसके बाद कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स आए। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट बहुत सारी चीजें, अर्ली डेज में जब शुरुआत हुई थी तो हम सिर्फ छोटे छोटे फॉर्म वैलिडेशंस करते थे, कुछ इंटरेक्टिव सिंपल माउस इंटरेक्शन से रिलेटेड चीजें बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाना चालू किया। उसके बाद हमने देखा कि हम इसे एक वेब ऐप बना सकते हैं, एक क्लाइंट साइड रेंडरिंग ऐप बना सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज ने इसको ऑप्ट करना चालू किया, उसके ऊपर चीजें बिल्ड करना चालू करी, जैसे जेक्वेरी, एंगुलर, रिएक्ट जो हमने अभी बात की, राइट, Vue.js। तो ये धीरे धीरे और पॉपुलर होता गया और कॉम्प्लेक्स होता गया। इसी के साथ डिमांड आई कि जिस हिसाब से ये इंक्रीज करते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है, अगर इसके लिए हम स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। बिना स्टैंडर्ड के आप मेंटेन कैसे करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि जो सब लोग इसके ऊपर चीजें बनाते जा रहे हैं वो सेम ही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो बड़े होने पे वो चीजें फेल करेंगी। तो इसके लिए एक्मा के स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत सारी चीजें। इसी के साथ साथ कहानी यहां नहीं खत्म हुई। 2009 में सेम जावा स्क्रिप्ट को Node.js विच इज यूज्ड फॉर बैकएंड, उसमें भी यूज किया गया। तो मतलब 2009 में एक नया ही कॉन्सेप्ट आया कि जावास्क्रिप्ट को आप सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, एक सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो 2009 में फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड जावास्क्रिप्ट एज एन सर्वर साइड लैंग्वेज, राइट, एंड दैट बिकम सो पॉपुलर क्योंकि आप आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आप सिर्फ एक यूआई या फ्रंट एंड डेवलपर नहीं रहे, एक वेब ऐप डेवलपर नहीं रहे, वेब डेवलपर नहीं हो, आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख के। क्योंकि सेम चीज आप क्लाइंट पे यूज करते हो, सेम चीज आप सर्वर पे यूज कर सकते हो। यू गेट अ पॉपुलरिटी, यू गेट अ कैपेबिलिटी बेसिकली टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। इसके साथ आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, रीयूज कर सकते हो। आप कोई चीज, आपने कुछ कोड लिखा है, आप क्लाइंट पे भी वही यूज कर रहे हो, सर्वर पे भी यूज कर रहे हो। सोचो आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही बार आपको कोड लिखना है जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल लेयर्स पे आप सेम चीज यूज कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए इसके साथ हम एक्मा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं कि है क्या। एक्मा की तो हमने बात की कि चलो एसोसिएशन है जो कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करता है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली एक्मा स्क्रिप्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्ड्स कुछ सेट किए गए थे और ये किए गए थे एक एसोसिएशन दैट वी टॉक्ड अबाउट विच इज यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में एक्मा के नाम से जानते हैं। तो इतना बड़ा नाम आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रिमेंबर और डोंट नो, बट एक्मा इज दैट एसोसिएशन बेसिकली। और ये फर्स्ट टाइम सबमिट जो हुआ था एक्मा में वो 1996 में हुआ था, पर फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुआ था एक्मा में, एक स्टैंडर्ड बन के आया था, तो वो 1997 में फर्स्ट टाइम वो स्टैंडर्ड हमारे सामने आया। तो एक्मा करता क्या है इसको समझते हैं। एक्मा बेसिकली हमारे जो सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, जो फीचर्स आने वाले हैं उस लैंग्वेज में, उन सबको स्पेसिफाई करता है। ये सारी बाउंड्री सेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है कि आप एक लैंग्वेज को कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें एक्मा स्क्रिप्ट डिसाइड करता है, एक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो एक्मा स्क्रिप्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्मा स्क्रिप्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो
ये आप जो डेटा टाइप यूज करते हैं, तो ये डिफाइन करता है कि आप कौन कौन से डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। जैसे आप जानते होंगे नंबर है, स्ट्रिंग है, और नहीं भी जानते हैं तो आगे हम सीखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिसने किसने डिसाइड किया, ECMAScript ने डिसाइड किया कि कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड होंगे। सिमिलरली आपके पास वेरिएबल्स हैं, पहले डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा, इनिशियलाइज करोगे तो क्या होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ECMAScript ने डिसाइड किए हैं। ऐसे ही आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं कि प्लस कैसे वर्क करेगा, माइनस कैसे वर्क करेगा, प्लस प्लस कैसे काम करेगा, कंट्रोल फ्लोज हैं जैसे इफ कंडीशन है, एल्स कंडीशन है, व्हाइल लूप है, ये जितने भी कंट्रोल फ्लोज होते हैं जो कि हम इवेंचुअली सीखेंगे, डोंट वरी, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपके ECMAScript ने डिसाइड किए। फंक्शंस हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो ECMAScript ने बेसिकली स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ताकि कोई भी उसके ऊपर चीजें डेवलप करे, भला वो लाइब्रेरी हो या फ्रेमवर्क हो, वो सारे के सारे एक रूल्स, एक गाइडलाइन को फॉलो कर सके, अपनी मनमर्जी से चीजें ना करे, वरना काम नहीं बनेगा, आप स्केल पे चीजें नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो इसके साथ हम कुछ वर्जन्स की बात करते हैं। ECMAScript के बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में वर्जन आए हैं। तो सबसे पहले हम आज के जो टाइम में जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन है हमारा ES13। सो हम ES13 वर्जन यूज कर रहे हैं। जो सबसे पहला जो वर्जन रिलीज हुआ था 1997 में, उसको हम ECMAScript 1 बोलते थे। आज के टाइम में हम उसको ES13 बोलते हैं, वो वर्जन लॉन्च हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1997 से अभी तक हम 13 वर्जन अपग्रेड हो चुके हैं, बहुत सारे नए फीचर्स और कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं तब से। तो ये ECMAScript के वर्जन बताता क्या है, ये वर्जन बताता है कि हर एक वर्जन के साथ एक नया फीचर, एक नई कैपेबिलिटी, कुछ नई अपडेट्स आई हैं। जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज थी उसके ऊपर आपको कुछ और बेटर और बेहतर कैपेबिलिटीज, फीचर, फंक्शनैलिटीज मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये ECMAScript 1, 2, 3 ये बहुत सारे ऐसे फेजेस चल रहे थे। इसके बाद वो जो फेजेस थे वो कभी भी इतने स्टैंडर्ड नहीं हो पाए, इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड और रेवोल्यूशन आया था वो आया था आपका ECMAScript 6, जो आज के टाइम पे हम कभी भी जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं इन जनरल, तो जो उसमें स्टैंडर्ड और पैटर्न इन जनरल हम यूज कर रहे हैं वो ECMAScript 6 के यूज कर रहे हैं, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। और तब से हमारा जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके बाद आप ज्यादा मेंटेनेबल और स्केलेबल कोड लिख सकते हैं। तो 2015 के बाद जावास्क्रिप्ट ने एक नेक्स्ट ही लेवल, एक बूम पकड़ा, और जिसकी वजह से आज आप इतने सारे एप्लीकेशंस, इतनी सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर बिल्ड होते हुए देखते हैं। Node.js को समझते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। हमने अभी बात की कि Node.js हम सर्वर पे यूज कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कोड लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट करेगा सर्वर पे। ठीक है, पर चलो थोड़ा और डेप्थ में Node.js को समझते हैं। तो Node.js एक्चुअली है क्या? Node.js एक इन्वायरमेंट है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट आपको सर्वर पे मिलता है जहां पे आप कोई भी कोड अगर जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट करना चाहते हो कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी टॉक अबाउट। ये Node.js एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका कोड कोई भी देख सकता है और इसमें कोई भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फीचर्स मिसिंग है, कोई कैपेबिलिटीज मिसिंग है, तो आप Node.js के जो पैकेज है, जो रेपो है, उसमें आप जाइए, देखिए क्या चीजें मिसिंग है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप उसमें जाके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आर ओपन सोर्सेज। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सेम Node.js इन्वायरमेंट यूज करके आप बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। ये रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, बट ये Node.js आपको इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्योंकि हमने समझा है कि ये सर्वर पे वर्क करता है, ये हमने समझा है कि ये क्लाइंट पे भी वर्क करता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। मतलब ठीक है, क्लाइंट पे बात कर रहे हैं, हम सर्वर पे बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली है क्या? कोई तो बताए कि चल क्या रहा है। चलो समझते हैं उसके लिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करते हैं कभी भी क्लाइंट की। तो अगर कभी भी क्लाइंट कहा जाता है तो क्लाइंट इज ऑलवेज योर ब्राउजर। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ब्राउजर हमारा क्लाइंट है। ओके, वेल एंड गुड। वी हैव सर्वर। ये सर्वर कोई भी सर्वर हो सकता है, ये सर्वर गूगल का हो सकता है, ये सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, ये कोई भी सर्वर है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, इस सर्वर का कुछ पर्पस है। जैसे कि आप google.com को ओपन करोगे तो google.com का जो सर्वर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी यूजर कुछ सर्च कर रहे हैं उसकी सर्च क्वेरी को प्रोसेस करो, उसके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लाओ और
ब्राउजर को वापस दे दो। तो हो क्या रहा है, यू हैव अ ब्राउजर विच इज अ क्लाइंट एंड यू हैव अ सर्वर। ठीक है, तो आपके पास ये क्लाइंट है और वो सर्वर है, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट। वेल एंड गुड। तो अब अगर इसमें देखना है कि जावास्क्रिप्ट है कहाँ, मतलब क्लाइंट पे जावास्क्रिप्ट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सर्वर पे जावास्क्रिप्ट कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, थोड़ा सा देखते हैं। और बाकी इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो तो हम आगे देखेंगे ही, पर पहले थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैंने स्किल्स, पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट खोली है, अगर मैं इसमें इंस्पेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कंसोल एक टर्मिनल होता है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो प्लेस है, यहां पे मैं जावास्क्रिप्ट रन करके देख सकता हूं। इंटरनली जब ब्राउजर लोड करता है तो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर हमें कुछ एग्जीक्यूट करके देखना है कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, तो मे बी आई एम सेइंग हेलो फ्रॉम चिराग गोयल। तो यहाँ पे ये हमारा हमने पहला एक कोई चीज प्रिंट कराई है जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम देख सकते हैं कि हेलो फ्रॉम चिराग गोयल। ये एक ब्राउजर में, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। मैंने क्रोम ओपन किया है, आप एज ले लो, फायरफॉक्स ले लो, कोई भी ब्राउजर आप ओपन करो, उसके टर्मिनल में जाओ, कंसोल में आप जो भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कमांड दोगे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो आपके पास क्लाइंट में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, हमने देखा। अब सर्वर पे जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करता है, सर्वर पे क्या जरूरत होती है, हमें नोड.जेएस की जरूरत होती है। वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, अगर हम कोई टर्मिनल ओपन करते हैं, इस टर्मिनल में कुछ डिपेंडेंसीज हम देखेंगे कि कौन सी डिपेंडेंसीज आपके सिस्टम में होनी चाहिए, सर्वर में होनी चाहिए, टर्मिनल में एग्जीक्यूट करने के लिए। ब्राउजर में आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमने कहा ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, कैसे होती हैं वो हम देखेंगे। बट टर्मिनल में अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं नोड बेसिकली, तो आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा जिसमें आप वापस से वही चीजें कर सकते हैं, console.log, और आपने कहा हेलो फ्रॉम चिराग गोयल। सो आपको सेम जो चीज आप ब्राउजर में कर पा रहे थे, आप एक टर्मिनल में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको नोड कमांड एग्जीक्यूट करनी है और आपके पास वो चीजें मिल जाएंगी जो आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो आपका ये इन्वायरमेंट तैयार है जिसमें आप चीजें कर सकते हैं। ये कैसे वर्कआउट किया है इसको हम आगे देखेंगे। ओके, सो वी हैव आवर क्लाइंट, वी हैव आवर सर्वर। क्लाइंट हमारा ब्राउजर है, सर्वर जिसमें हम जिससे हमने गूगल की बात की, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, किसी का भी सर्वर है जहां पे कुछ कोड लिखा हुआ है, और जैसे हमने टर्मिनल पे भी एग्जीक्यूट किया था, सिमिलरली वहां पे आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करता है थ्रू नोड.जेएस। चलो और डेप्थ में थोड़ा सा इसको समझते हैं कि नोड.जेएस के और क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट है नोड.जेएस यूज करने का। चलो, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोड.जेएस बहुत ही आसान है यूज करने के लिए। मतलब आपने जितना आसानी से कोई जावास्क्रिप्ट आपने सीखा है, नोड.जेएस में आपको और चीजें इनरिच करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। आपको बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आप सीखते जाओ और बहुत इजीली करते जाओगे। वेब डेवलपमेंट के लिए, ये बिगिनर्स के लिए ये पहली चॉइस है जिसमें हम क्या कहते हैं इसको, जावा नोड को हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट लिख के। ठीक है, अब ये स्केलेबल भी है। स्केलेबल का क्या मतलब है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हम इसको स्केल कर सकते हैं, तो नोड के केस में क्या होता है कि नोड का पहली बात हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। मतलब सिंगल थ्रेड का मतलब हो गया, अगर मैंने कोई किसी जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है जिसमें ये टास्क करने के लिए कहा है, तो ये टास्क एक बार में एक चीज होगी। ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, और एक ही काम एक बार में जावास्क्रिप्ट करेगा। उसको 10 काम कहोगे, कहेगा रुक जाओ, मैं 10 काम नहीं करूंगा, एक बार में एक ही काम करूंगा। बट इसके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, वो ये कि अगर आपके पास बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जैसे एक टास्क करने के लिए इसके पास कनेक्शन, ऐसे ही बहुत सारे कनेक्शन सेम टाइम पे क्रिएट कर सकता है। आप नोड के अंदर, नोड सर्वर के अंदर मल्टीपल कनेक्शंस एक टाइम में आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप बहुत सारे कंप्यूटेशन आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो इसके साथ आपको क्या मिलता है, आपको ये कंप्यूटेशन मल्टीपल स्केल पे आप चीजें कर सकते हो, एंड दैट टू एट अ वेरी फास्टर स्पीड। आपका जो स्पीड है एग्जीक्यूशन का नोड.जेएस का, वो बहुत ही अल्टीमेट है, राइट। आपको रिस्पांस बहुत जल्दी मिलता है। आपको जो टास्क है वो साइमल्टेनियसली कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आप बहुत सारी यहाँ पे नोड के थ्रू हैंडल कर सकते हो। तो आपका जो ट्रैफिक है, जो स्केल है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो कितने लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत लोग सर्च करते हैं, एक दो नहीं, बिलियंस ऑफ यूजर्स एक दिन में सर्च करते हैं। तो उतना स्केल अगर आपको मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो नोड आपको वो हेल्प करता है इतने साइमल्टेनियस कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम इसमें स्पीड की बात करते हैं, स्पीड
ऑब्वियसली इसलिए इसकी बेटर है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार है, ये बहुत सारे काम सेम टाइम पे कर रहा है, इसलिए ये आपका बहुत अच्छे से स्पीड देता है। अगर हम इसकी पैकेजेस की बात करें तो बहुत सारे ओपन सोर्स पैकेजेस आज के टाइम में अवेलेबल हैं। इन पैकेजेस में क्या अवेलेबल है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके, बहुत लोग बेसिकली नोड जेएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें आप कुछ भी सोचो, आपको नेटवर्क लेयर पे कुछ काम करना है, आपको फाइल सिस्टम में कुछ भी काम करना है, आप जो भी काम करना है उसके लिए आपको बहुत इजीली आपको पैकेज मिल जाएगा जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो उसकी जो कम्युनिटी है, जो इकोसिस्टम बना हुआ है, वो बहुत बड़ा है। इसका बहुत बड़ा क्या कहते हैं बैकएंड सिस्टम है, जो आप एप्लीकेशंस बनी हुई है बैकएंड पे, बहुत लार्ज स्केल पे एप्लीकेशंस बेसिकली डेवलप्ड है नोड.जेएस में। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। आपको सास प्लेटफॉर्म्स बनाना है, डेस्कटॉप ऐप बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है, तो आप किसी भी जगह पे आपको यूज करना है, आप इजीली नोड.जेएस यूज कर सकते हो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। मेंटेन करने के लिए बहुत आसान है। रीजन बीइंग, आप सेम कोड, सेम कंप्यूटेशन, सेम लॉजिक आप सर्वर पे भी यूज कर सकते हो और क्लाइंट पे भी यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपने एक ही बार चीज लिखनी है, उस चीज को एक पैकेज बनाओ, उस चीज को आप सर्वर पे भी यूज कर लो और क्लाइंट पे भी यूज कर लो। आपको दो अलग अलग जगह के लिए दो अलग अलग बार कोड करने की जरूरत नहीं है, दो नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली आप जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हो जिसको आप क्लाइंट पे और सर्वर पे दोनों जगह आप यूज कर पा रहे हो। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कहां कहां हम नोड.जेएस को यूज कर सकते हैं, राइट? कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन से रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जहां पे हम नोड.जेएस का रियल टाइम वर्जन देख सकते हैं या हम उसका कंजम्पशन देख सकते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो नोड.जेएस जहां पे यूज होता है, वो आप आज के टाइम में जितने भी वेब एप्लीकेशंस हैं, आपको हर जगह नोड ऑलमोस्ट मिल जाएगा जहां पे आप नोड.जेएस को यूज कर रहे हो। भला आप अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, भला वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हो जहां पे आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सके, कहीं ना कहीं आपके पास नोड.जेएस इन्वॉल्वमेंट है किसी भी वेब डेवलपमेंट के केस में। आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो वो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में आप नोड.जेएस यूज कर सकते हो, जो कि काफी स्केल में यूज किया जाता है। बाकी सॉकेट है और बाकी क्या वेब सॉकेट वगैरह के कॉम्बिनेशन के साथ नोड को लोग काफी स्केल पे यूज करते हैं एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने के लिए। डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। जब आपके पास बहुत सारा डेटा आ रहा होता है, उन डेटा को आपको प्रोसेस करना है, इंजेस्ट करना है, डेटाबेस में डालना है, ताकि आप उसको समझ सको, उस डेटा को प्रोसेस कर सको, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सको, उस चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशंस देखी होंगी कि आपके पास आपका डोर है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे आईओटी डिवाइसेस देखे होंगे। आपका वाटर पंप है, आपके जैसे ही पानी फिल हो जाता है, पूरा स्टोरेज हो जाता है, ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में आईओटी डिवाइसेस पॉपुलर हैं जो कि हम रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम में, आज के टाइम में जनरेशन में यूज कर रहे हैं। वो सारी की सारी आपकी कहीं ना कहीं नोड.जेएस के ऊपर डेवलप है और बहुत इजीली आप वो सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं जो हम बना सकते हैं। आज के टाइम में अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस की बात करें, कोई भी ई कॉमर्स को आप ओपन कर लो, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, भला वो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, राइट? कुछ किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, वो सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो हैं, वो आपके नोड.जेएस के थ्रू इजीली डेवलप किए जा सकते हैं। सिमिलरली आप खुद का एक रेस्ट सर्वर बना सकते हो जिसमें आप खुद की एपीआईज डिफाइन कर सकते हो। कि कंसिडर एग्जांपल, अगर आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है, जैसे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, तो उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको डेटाबेस में करनी होंगी। जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस में रखनी है। अगर कभी भी कोई क्लाइंट आता है और प्रोडक्ट पेज पे जाता है, तो आपको सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आपको लेके आने हैं। तो आप डेटाबेस से रीड करने के लिए वो इंफॉर्मेशन आप नोड.जेएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है, तो आप जब कार्ट में वो प्रोडक्ट डालते हैं, आप उसको बाय करते हैं, तो वो जो ऑपरेशन डेटाबेस में हो रहे हैं, वो सारे ऑपरेशन मैनेज करने के लिए आप नोड.जेएस का यूज कर सकते हैं। आप हर जगह, आप किसी भी एक रेस्ट एपीआई को आपको बनाना है जो कि आपके क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, उन सारी चीजों के लिए आप नोड.जेएस बहुत ही इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो हमने देखा कि नोड.जेएस हर जगह है। एक आप क्लाइंट पे एक वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो, आप रेस्ट एपीआई बना रहे हो, आपके एप्लीकेशंस की बात करें, आईओटी डिवाइसेस आप बना रहे हो,
आप एक एसपीए बना रहे हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, रियल टाइम चैटिंग के लिए यूज कर रहे हो, रियल टाइम चार्ट बनाना है कोई एनालिटिक्स के लिए, आप कहीं पे भी नोड को आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको नेक्स्ट लेवल का पावर और कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो नोड जेएस इज एवरीवेयर, जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर। जावास्क्रिप्ट से बचना आज के टाइम में नामुमकिन सा है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट मिलने ही वाला है, तो उससे बच के क्या करेंगे, उसे सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब नोड की हम बात कर रहे हैं, नोड 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 आएगा कहां से मिलेगा? ठीक है, ब्राउजर में तो हमें नोड मिलता है कि अगर हम यहाँ पे ब्राउजर में गए, ब्राउजर में हमने कुछ एग्जीक्यूट करना था, रन करना था, तो हमें मिल गया नोड, हमें जावास्क्रिप्ट मिल रहा है जिसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर अगर हमें टर्मिनल पे, हमें सर्वर पे अगर उस चीज को यूज करना है, नोड को यूज करना है, तो हमारे पास नोड आएगा कहां से, राइट? अगर आप फर्स्ट टाइम सिस्टम को सेटअप कर रहे हैं, मे बी आपके पास बाय डिफॉल्ट नोड अवेलेबल ना हो। अगर आप नोड कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा कि मैं नोड नहीं जानता ये कौन सी कमांड है। तो इसके लिए आपको नोड को अपने सिस्टम में अवेलेबल कराने के लिए, ताकि आपका सिस्टम इसको समझ सके, ठीक है, ऐसे ही सर्वर उसको समझ सके, उसके लिए नोड का इंस्टॉल करवाना जरूरी होता है। तो नोड कैसे इंस्टॉल करें? बहुत सारे तरीके हैं। आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप नोड सर्वर के, नोड के क्या कहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, हम नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, उसके डाउनलोड वाले पेज पे जाएंगे। डाउनलोड वाले पेज पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। एलटीएस इज लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, और करंट वर्जन हो सकता है, करंट वर्जन उसमें कुछ बग्स हो, इश्यूज हो, वो स्टेबल ना हो, पर एलटीएस इज ऑलवेज अ स्टेबल वर्जन, जिसमें जो भी चीजें हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें स्टेबल होती हैं। तो आप कभी भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप प्रेफर कीजिए कि आप एलटीएस वर्जन इंस्टॉल कीजिए रेदर देन करंट वर्जन, ठीक है। अगर आपको बग्स नहीं चाहिए, हाँ नए नए कूल फीचर्स चाहिए, तो आप करंट वर्जन ट्राई कर सकते हैं। तो स्टेबल वर्जन के लिए एलटीएस यूज कीजिए। अब बात आती है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप मैकबुक यूज कर रहे हो, या आप लिनक्स यूज कर रहे हो। उसमें भी आप कौन सा बिट का सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको 32 बिट या 64 बिट डिपेंडिंग ऑन आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल करोगे, आप इसको क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, एक इंस्टॉलर बेसिकली आता है, ठीक है। तो आपको वो इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि आपका विंडोज लिनक्स वगैरह है। वो इंस्टॉलर को आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगे कि अच्छा नेक्स्ट क्लिक करो, नेक्स्ट क्लिक करो, नेक्स्ट क्लिक करो। फाइनली आप नेक्स्ट 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 जब आप क्लिक करोगे, फाइनली टर्म्स एंड कंडीशन रीड करा के आपको नेक्स्ट कराने के बाद फाइनली वो कहेगा ओके। तो आपका वो प्रॉम्प्ट के नेक्स्ट 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 करते हुए आप फाइनली नोड जेएस को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। डन, आपका नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, और आप ट्राई कीजिएगा, आपको वो हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। अगर आपका नोड इंस्टॉल हो गया, अब आप कैसे पता करेंगे कि ओके मेरे पास नोड आ गया है वाकई में, राइट? ताकि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके सिस्टम में नोड की कैपेबिलिटी आ गई है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें नोड हाइफन वी टाइप करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका नोड का वर्जन कौन सा है, आपके सिस्टम में कौन सा नोड का वर्जन है। तो करंटली जो मेरे में वर्जन है वो 16.17 है। अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे स्टेबल वर्जन की बात करेंगे तो मे बी जो एलटीएस वर्जन है वो यहाँ पे अपडेटेड है, आप 18 पॉइंट समथिंग देखेंगे। तो मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है वो पहले का नोड जेएस वर्जन इंस्टॉल्ड है। आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपके में लेटेस्ट उस मोमेंट पे जो वर्जन होगा नोड का, वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। इस जरिए आपको नोड आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके पास और कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, और आप अगर चाहें तो कुछ चीजें ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे आप नोड लिखने के बाद आप उसके अंदर एक छोटा सा कंसोल लिखिए, और सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत के लिए डेवलपमेंट वर्ड में जनरली हम हेलो वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो आप अपना एक हेलो वर्ड लिखिए और अपनी जावास्क्रिप्ट नोड जेएस की जर्नी की शुरुआत कीजिए, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास नोड आ गया और नोड के थ्रू हम चीजें अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़े से और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने कहा था कि ये रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रन टाइम बेसिकली है क्या, एक्चुअली क्या है रन टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे समझते हैं कि रन टाइम कुछ स्पेशल नहीं है। रन टाइम एक सम पीस ऑफ, थोड़ा सा कोड है, ओके। रन टाइम थोड़ा सा कोड है जो कि आपका एग्जीक्यूशन मॉडल को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब क्या है,
रन टाइम का जो भी कोड लिखा हुआ है, जो भी कोड आप लिखते हो वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करते समय और भी चीजें हैं जो रन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आपका जो कोड है, आपके एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया, उस मोमेंट पे इस कोड की डिपेंडेंसी कोई और कोड भी ले सकता है। जैसे कि आप कभी बाहर घूमने के लिए जाते हो, तो जब आप घूमने के लिए निकलते हो तो आपके पास कॉल आ जाता है कि अच्छा बाहर निकला हुआ है तो ये भी सामान लेते आना। तो मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी रन टाइम में हो, मतलब आप ऑलरेडी मार्केट गए हुए हो, तो और लोग आपके ऊपर डिपेंडेंसी लेके कह सकते हैं कि यार मेरा भी काम कर देना। तो सिमिलरली रन टाइम की बात क्या होती है, जब ये कोड एग्जीक्यूट करता है तो थोड़ा सा कोड स्निपेट है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, उस कोड की डिपेंडेंसी और लोग लेके अपना काम कर सकते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा रन टाइम एग्जीक्यूशन की बात होती है। और डिटेल में हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, और डिटेल में समझेंगे क्या होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें इस रन टाइम को एक्चुअली में रूटीन्स कहा जाता है, और इन रूटीन्स को एक्चुअली में रूटीन रन टाइम लाइब्रेरी के थ्रू हम और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें डिपेंडेंसी बना के इसको कंज्यूम कर सकते हैं और उसको लेवरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। तो रन टाइम की कैपेबिलिटीज आपको मिलती कैसे हैं? मतलब आप कोई मार्केट गया है, आप उसको कॉल करके बोलते हो कि मेरे लिए सामान लेके आ जाना। तो सिमिलरली अगर हम नोड यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उसमें रन टाइम की जो कैपेबिलिटीज है उसके लिए अलग से आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इकोसिस्टम, वो रन टाइम मेंटेन करता है। थोड़ा सा और डिटेल में हम रन टाइम को समझेंगे विद फ्यू मोर एग्जांपल्स। बट उसके लिए हम अभी के लिए समझते हैं हमें और कोई डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं है, वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही आता है, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ओके, वेल एंड गुड। फिर उसके साथ कुछ चीजें और समझते हैं कि रन टाइम जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली हम किसको बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में रन टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है और किस चीज को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। तो हम ऐसे समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो रन टाइम है वो उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं कि जिस टाइम में हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। तो व्हाट इट मींट बाय, अगर आपके पास आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ ये 4-5 लाइंस के कोड आपने लिखा हुआ है, तो जितनी देर में ये कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा, वो जो टाइम ड्यूरेशन है, वो उस टाइम का ड्यूरेशन है, उसको हम रन टाइम बोलते हैं। तो ये रन टाइम है बेसिकली जितने में ये कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिमिलरली टेकिंग एग्जांपल बैक, अगर हमने किसी को मार्केट में भेजा हुआ था, तो जितनी देर में वो मार्केट से घूम के आता है, राइट, जितना टाइम उसे वो मार्केट में जाने में, अपना काम करने में लगता है और वापस आने में लगता है, दैट इज द रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और चीजें हम समझते हैं कि होता क्या है इस केस में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो कुछ चीजें वो लोड करता है वेब पेज में। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट किया, उसने कुछ चीजें लोड की और वो कोड बेसिकली एग्जीक्यूट किया, तो उसे कुछ टाइम लगा जिसको हमने रन टाइम बोला। अब जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करता है, इसके पीछे एक इंजन लगा होता है जिसको हम जावास्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं। और भी इंजन्स हैं जिसकी वजह से हम जावास्क्रिप्ट बेसिकली अंडर द हुड उस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करता है। हम उस चीज को भी समझेंगे। बट जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंजन ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। वो कुछ रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ता है और वो एग्जीक्यूट करता है फाइनली। तो वो कौन से रूल्स हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और टच लेके आते हैं कि हमारा बेसिकली यहाँ पे रन टाइम में हो, जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए समझने के लिए करते हैं। सबसे पहली चीज, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको ऐसे समझते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो हमने कोड लिखा, हमने एक चीज सीखी थी, जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। हम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी। अब ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपका जो ब्राउजर है वो एग्जीक्यूट करता है, वो उसके ऊपर वर्क करता है। आपने कहा कि ये बटन दिखा दो, ब्राउजर ने वो बटन दिखा दिया। आपने कहा मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरे को एक मॉडल दिखा दो, आपके मॉडल दिखा दिया। आपने कहा कि ये जो फॉर्म की फील्ड्स हैं, ये यूजर ने जो जो टाइप किया है वो मुझे दे दो, आपने कर दिया। आपने कहा कि जब जब यूजर कुछ चेंज करता है आप वैलिडेट करो कि यूजर सही ईमेल आईडी डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। तो ये कोई भी चीज जो हम करते हैं हम हाई लेवल कोड और हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इंटरनली कन्वर्ट होती हैं और मशीन्स आपकी समझ के उसको एग्जीक्यूट करता है। तो एक्चुअली में जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। तो ये इंटरप्रेट होता है आपका कोड। आपका कोड पहले इंटरप्रेट होता है ताकि मशीन इसको समझ पाए।
जो हाई लेवल कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोड लिखा, ये इंटरप्रेट हुआ, ये कंपाइल नहीं होता है। कंपाइल कैसे, किस केस में होता है? जावा के केस में जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो तो वो बाइनरी कोड में 0101 में कन्वर्ट होता है और तब आपका मशीन उसको समझता है। बट इस केस में, जावास्क्रिप्ट के केस में, ये इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट होने पे आपका जो मशीन है, जो ब्राउजर है, वो उस कोड को, उस कमांड्स को समझ सकता है और उसके बेसिस पे एक्शन ले सकता है। वो एक ब्यूटी, एक पावर आती है जिसमें आपको बहुत क्विकली जो आपको काम कर रहे हैं वो फटाफट काम हो सकते हैं, क्योंकि आप हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आपने इंस्ट्रक्शंस दी। आपके इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ब्राउजर ने क्या कहा, मैंने उसको इंटरप्रेट किया मशीन इंजन ने, और इंटरप्रेट करने के बाद जो भी आपका जो कोड था इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और क्या ये, हम जैसे हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्या एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है या कुछ और भी होता है? चलिए उसको समझते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं कि अगर हम से सपोज टेंपल में जाना है ना, या हमें एक समोसे वाले के पास जाना है, हमने एक रेस्टोरेंट में गए, हमने कहा कि भैया समोसे दे दो, समोसे। और वहां पे जाने के बाद एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि आपको एक क्यू में लगना पड़ेगा। उस क्यू में आप ये हैं, आपके पास, आप जाते हैं, एक ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्ट तो इस क्यू में होता क्या है, ये हमारे पास जो रेस्टोरेंट है, ये है हमारा रेस्टोरेंट। इसमें रूल की जो बात कर रहे थे उसमें रूल सिंपल सा है। ये जो क्यू है हमारे पास इस रेस्टोरेंट में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल लोग जा सकते हैं। इस क्यू की खासियत ये है कि ये एक, क्योंकि ये क्यू है, एक बार में एक ही ऑर्डर सर्व करने वाला है। बट स्पेशलिटी ये है, जब आप इस क्यू में पहुंचते हो तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन हो, आप एक फीमेल हो, आप मेल हो, एक बच्चे हो, या फिर एक बुजुर्ग हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन हो, आपको ये यहाँ पे प्रायोरिटाइज करता है, शफल करता है इस क्यू को, कि कोई चीज पहले आएगी, कोई बाद में आएगी। उसकी जो ऑर्डरिंग है, कौन सा क्या चीज पहले एग्जीक्यूट करेगी, उसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करता है। तो ये ऑर्डर चेंज होता है जिसमें आप डिपेंडिंग ऑन, अगर आप एक फीमेल हो, राइट, और आप एक एजेड हो, तो आप हो सकता है जब आप क्यू में लगोगे, जब ऑर्डर सर्व होना स्टार्ट होगा तो आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी रेदर देन औरों को। तो हो क्या रहा है, तो जावास्क्रिप्ट कोड एक्चुअली में है तो सिंगल थ्रेडेड। जावास्क्रिप्ट कोड इज अ सिंगल थ्रेडेड, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करने वाला है। बट स्पेशल केस क्या हो रहा है, इस स्पेशल केस में कुछ स्पेशल बातें होती हैं। वो क्या होती हैं उसको समझते हैं। हमारे पास जो कोड था, जो वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा था, ये जो हमारे पास कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ होता है इसके साथ। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, जो इसकी गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ इस कोड में मॉडिफिकेशंस करता है, कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, जिसके बाद ये कुछ लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाता है, जो फंक्शन कॉन्टेक्स्ट बनाता है, या फिर ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाता है। कुछ और रिसोर्सेस को की जरूरत होती है, उन रिसोर्सेस को यूज करता है और फाइनली एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करता है। इसके बाद जब आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनने के बाद जो आपका कोड अब रेडी हुआ है, ये कोड आपका लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोड हम लिखते हैं एज इट इज, वो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो कोड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है उसका कोड का, कुछ चीजें शफल होती हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं तो आपको होस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीजें पता होंगी, नहीं तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज होस्ट होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं जो जावास्क्रिप्ट लगाता है, और फाइनली उन सारे रूल्स रेगुलेशंस के बाद, कुछ चीजें मॉडिफाई होने के बाद आपका जो कोड तैयार होता है, वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन अब एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें आपके कुछ वेरिएबल्स ऊपर नीचे डेफिनेशंस मूव होती हैं, कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस मूव होती हैं, जिसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपका एक बार में एक ही टास्क आपका एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसके साथ कुछ चीजें और होती हैं जो जावास्क्रिप्ट स्पेशली हैंडल करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे। तो हमारे पास कंसिडर एक कोड है। हमारे पास कोड क्या है, हमारे पास कोड में है कुछ स्टेटमेंट्स। सो कंसिडर हमारे पास स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5। अब आप क्यू में लगे थे रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में क्यू में लगने के बाद
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आपको तुरंत रेडी मिल जाएंगी। जैसे आपने चाय मांगी, आपने समोसा मांगा, जो चीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो प्रिपेयर्ड चीजें होंगी वो आपको इंस्टेंट मिल जाने वाली है। जाओ भैया चाय समोसा, यू विल गेट दैट। बट कुछ चीजें हैं जिसमें टाइम लगने वाला है। वो टाइम लगने वाली चीजें क्या होती हैं? जैसे आपने कहा कि भैया मैगी दे दो, राइट? इवन वो 2 मिनट लगेंगे, पर 2 मिनट तो लगेंगे ना। आपने कहा कि मुझे चाउमीन चाहिए, आपने कहा कि नहीं मुझे खुद का पाव भाजी, छोले भटूरे कुछ भी खाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो कहेगा ये लो टोकन, जाओ बैठ जाओ, जब रेडी हो जाएगा तब मैं आपकी टेबल पे सर्व करा दूंगा। आपको वो चीज इंस्टेंट नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा ही कुछ जावास्क्रिप्ट में भी होता है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपके पास कुछ होता है जिसको बोलते हैं हम कॉल स्टैक। ये होता है हमारे पास कॉल स्टैक। ये कॉल स्टैक क्या कहता है? कॉल स्टैक के अंदर आप जो भी चीजें यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, ये जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट 1 एट अ टाइम जाके यहाँ पे सेट करते हैं, एक एक करके बैठेंगे। दूसरा वाला यहाँ जाएगा। ऐसे ही आपके पास एक एक करके ये स्टेटमेंट्स आते हैं और एक एक करके ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, पांचवा करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं तो एक के ऊपर स्टैक करते जाएगा, पर फाइनली एक करके ही कोड एग्जीक्यूट करने वाला है आपका कॉल स्टैक में, विच इज गुड। बट एज वी डिस्कस, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो जैसे कि आपने कुछ बड़ा ऑर्डर दिया था, उसको टाइम लगेगा, आपको टोकन मिल गया है, टोकन मिलने के बाद आपको कहीं बैठना है जाके, ठीक है? अब वो जब काम हो जाएगा उसके बाद आपको सर्व किया जाएगा। तो वो कैसे होने वाला है? से सपोज ये हमारा कोई टास्क है, ये टास्क हमें टाइम लगने वाला है। अब ये टास्क यहाँ पे कॉल स्टैक में आया था, इसे एग्जीक्यूट होना है। अब एग्जीक्यूट होने के लिए क्या करेगा? ये कहेगा ठीक है चलो मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है, पर ये ऑर्डर आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा। ये ऑर्डर कहां पे जाएगा? ये यहाँ पे आपके पास आपका वेब एपीआईज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टास्क क्या है। आपका जो भी टास्क है आपके पास, ये टास्क यहां गया। टास्क जाने के बाद क्या होगा? जो भी उसको टाइम लगा, से सपोज उसको टाइम लगा कुछ 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जब आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, तो क्या प्रिपेयर होते ही वो चीजें डिलीवर की कर दी जाती हैं, सर्व कर दी जाती हैं टेबल पे? नहीं, सर्व करने के लिए जो इंसान है वो भी तो फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्व करने का मतलब आपके पास जो ऑलरेडी क्यू लगी हुई है, जो लोग इंस्टेंट वहां पे वेट कर रहे थे आपका कि मुझे ये चीजें सर्व कर दो, मुझे ये चीजें दे दो, अगर आपके पास कोई चीज कॉल स्टार्ट में ऑलरेडी है तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया है, पर फिर भी वो आपका काम जो ऑर्डर है वो सर्व नहीं होगा, क्योंकि वेटर जो जो पर्सन है काउंटर पे बैठा हुआ है उसको भी तो फ्री होना है ना। एक ही बंदा है काम करने के लिए, तो उसको फ्री होना है काउंटर पे, ताकि वो आपका ऑर्डर ले और टेबल पे जाके दे सके। तो इसके लिए क्या होगा? ये जो ऑर्डर बन गया है इसका क्या काम होगा? तो यहाँ पे एक क्यू होता है हमारे पास, जिसको हम मैक्रो और माइक्रो टास्क क्यू बोलते हैं। इवेंचुअली हम वो चीजें और डिटेल में सीखेंगे जब आप थोड़ा सा कोड जावास्क्रिप्ट का सीखने लगोगे, थोड़ा कोड करने लगोगे, तब हम सारी चीजें देखेंगे। पर अभी टेस्ट के लिए क्या होगा, 10 मिनट के बाद जो आपका ऑर्डर था वो तैयार हो गया है, वो ऑर्डर आपका यहाँ पे एक क्यू में आ गया। अब क्यू में आने के बाद क्या होगा? आपका जो पर्सन है जो सर्व करना चाहता है, जब वो देखेगा कि ये पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया है, यहाँ पे कोई भी और टास्क नहीं है और कोई भी काउंटर पे आपका ऑर्डर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, तो इसमें से एक एक करके आइटम निकाल के यहाँ पे देगा और आपके पास ये चीजें यहाँ पे सर्व होना चालू हो जाएंगी। तो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट भी कुछ ना कुछ आपका जो छोटे बिजनेसेस हैं जहां पे आप एक ही पर्सन है काउंटर पे, उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, वो वही काम कर रहा है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, आपके पास एक एक करके आइटम्स आ रहे हैं, एक एक करके आपको लोगों की डिमांड सर्व करनी है। एक एक आया आइटम, एग्जीक्यूट किया, डिमांड हो गई। कुछ ऐसे आइटम है जिसको आप तुरंत नहीं कर सकते, उसको आप यहां पे भेज देते हैं, और ये जो काम कर रहा होता है, जो आपका इंटरनल बंदा है, जो आपका ऑर्डर ले जाके किचन में देता है, किचन से ऑर्डर बनने के बाद इस क्यू में लाके रखता है, और जैसे ही ये पर्सन फ्री हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, ये डिलीवर करता है कस्टमर को। तो ये जो बंदा होता है, इसको हम ये इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इवेंट लूप। तो इस इवेंट लूप में ये जो इंटरनल बैकएंड में जो चीजें चल रही हैं, अंडर द हुड जो चीजें चल रही हैं, वो एक इवेंट लूप के थ्रू चल रही होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। इस इवेंट लूप को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे,
पर हम इसको सिंपल तरीके से अगर समझे तो एट अ टाइम सिंगल चीजें ही जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड है। जो चीजें वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है वो भेज देगा वेब एपीआई के पास, और वेब एपीआई जब उसको कंप्लीट कर पाएंगी, कंप्लीट करने के बाद उसको एक क्यू में डालेंगी। क्यू में वो वेट करेगा जब तक आपका कॉल स्टैक खाली नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉल स्टैक खाली हुआ, वो चीजें आपकी क्यू से आके कॉल स्टैक में आएंगी, और वो ऑर्डर और वो जो टास्क है, जो लाइन ऑफ कोड है आपका, वो एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप यू गाइज आर एबल टू रिलेटेड, और हम फ्यूचर में और अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके साथ हमारे पास हमने बात की कि कुछ इंजन्स हैं जो हमें ये काम करने में हेल्प करते हैं। तो ये कौन से इंजन है, ये है क्या एक्चुअली, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो एक्चुअली में जो आपका ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे समझते हैं कि अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में डालना है, इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, ये कौन कर रहा है? अंडर द हुड कोई तो होगा जो ब्राउजर में बैठा हुआ है, जो जावास्क्रिप्ट समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, जिसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है उसको समझ के उस गाइडलाइन के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कौन है? तो वो और कोई नहीं, आपके ब्राउजर के अंदर एक VS8 इंजन बैठा हुआ है। तो दिस इज V8, नॉट VS8, इट इज V8 इंजन जो आपके ब्राउजर में अंडर द हुड V8 इंजन बैठा हुआ है। तो ये क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट की ओपन सोर्स एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन है बेसिकली, जो कि गूगल ने बनाया था। ओपन सोर्स अगेन, कोई भी इसका कोड देख सकता है और कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये गूगल ने एक इंजन बनाया है। ये इंजन आपके ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। तो अगर आप क्रोम ब्राउजर खोलते हो तो आपके पास V8 इंजन आपको अवेलेबल होता है। ऐसे ही अलग अलग ब्राउजर में आपके पास अलग अलग इंजन्स बैठे होते हैं। किसी में स्पाइडर मंकी है, किसी में कोई डिफरेंट इंजन है। डिफरेंट डिफरेंट इंजन्स का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट इंजन्स का काम यही है कि जो आपका कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसको सेट रूल्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसका जो भी बिहेवियर है, जो भी उस कोड में कमांड लिखी हुई है, जो भी सिंटेक्स लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंग उसे काम कराना है। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर में तो हमें पता लग गया कि हमारे पास V8 इंजन है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सिमिलरली और भी इंजन है, ऑलमोस्ट सबकी कैपेबिलिटी सेम है। एक को समझेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे। तो ये बेसिकली हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कोड को एग्जीक्यूट करना, जावास्क्रिप्ट जो हमने इसको ब्राउज करना, पार्स करना, कंपाइल करना, और जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन के कोड में कन्वर्ट करना, और बहुत ही फास्ट कन्वर्ट करना, ताकि वो चीजें समझ पाए। अब थोड़ा सा और डिटेल में एक्चुअली समझते हैं हो क्या रहा है अंडर द हुड। V8 इंजन का काम क्या है, या कोई भी जावास्क्रिप्ट का इंजन जो ब्राउजर में बैठा हुआ है, या नोड के अंडर द हुड जो इंजन लगा हुआ है, जिसके थ्रू आपका जावास्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट हो रहा है मशीन लैंग्वेज में, जिसमें मशीन आपकी समझ पा रही है कि एक्चुअली क्या है। तो अंडर द हुड क्या चलता है, इसको समझते हैं। आपके पास ये है V8 इंजन, ये है V8 ऐसा V8 का इंजन। V8 इंजन का काम क्या होता है? आपके पास जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आपके पास JS का कोड है। इस JS के कोड को ये कन्वर्ट करता है, ये पार्स करता है बेसिकली। तो जो हमने इंटरप्रेटर की बात की थी, वो इंटरप्रेटर एक्चुअली VS8 इंजन के अंदर है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? पहली बात तो पार्स करेगा। इसको पार्स करने के बाद इसका काम क्या है? इसको एक AST ट्री बनाएगा, AST ट्री। तो इस ट्री का काम क्या होता है? जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है एक्चुअली, वो एक ट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो ट्री है अब फाइनली वो एक बाइट कोड में, मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होती है, विच इज बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जिसको आपका ब्राउजर और या मशीन बेसिकली उसको समझ सकती है। डिपेंडिंग ऑन और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ये फर्दर ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कौन से पोर्शंस को मैं कन्वर्ट करूं, कौन से पोर्शंस को नहीं कन्वर्ट करूं। वो सारी चीजें हम और डिटेल में समझेंगे। बट आप मोटा मोटा अगर हम इंटरप्रेटर की जो हम बात कर रहे थे, तो वो इंटरप्रेटर का काम यहाँ पे हो रहा है। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो पार्स हो रहा है, एक AST ट्री में बन रहा है, और ट्री बेसिकली आपका बाइट कोड में कन्वर्ट हो रही है, जिसको ब्राउजर या इंटरनल मशीन समझ के और उसके ऊपर एक्ट कर पा रही है। तो अंडर द हुड VS कोड आपको ये सारी चीजें करने के लिए, VS8 बेसिकली आपको ये चीजें करने के लिए हेल्प करता है। वेल एंड गुड, चलो और चीजें डिटेल में समझते हैं V8 के बारे में, V8 इंजन के बारे में। और हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में इसके की फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हो सकता है V8 के थ्रू। V8 जो है वो बेसिकली C++ में बना हुआ है। सो इट इज रिटन इन C++ लैंग्वेज। ये डायनेमिकली ऑप्टिमाइज है, मतलब
डायनेमिक चीजें जो इसमें हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके जैसे जैसे चीजें एग्जीक्यूट करती हैं वैसे ही वो चीजें ऑप्टिमाइज करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है आउट ऑफ बॉक्स। मतलब इसको सारा का सारा कोड आपको पहले से देने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जो जो कोड एग्जीक्यूट करेगा उसको वो ऑप्टिमाइज करने की कैपेबिलिटीज रखता है। ये हीप एलोकेशन का ऑटोमेटिकली हीप एलोकेशन का काम करता है। गार्बेज कलेक्शन का ऑटोमेटिकली काम करता है। गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई डेटा है, कोई चीज आपकी स्टोर्ड है जो कि आप यूज नहीं हो रही है, पहले यूज हो रही थी अब यूज नहीं हो रही है, तो उसको कचरे को कहीं लेके जाना है ना, क्योंकि दैट इज अ वेस्ट। अगर वो वेस्ट हटाओगे नहीं तो आपके पास मेमोरी तो लिमिटेड है। लिमिटेड मेमोरी में आप कितना कचरा रखोगे, कितना वेस्ट रखोगे, नहीं रख सकते राइट। तो कहीं ना कहीं उसको रिमूव करने की जरूरत है। वो रिमूव करने के लिए भी आपको V8 इंजन हेल्प करता है और गार्बेज कलेक्शन आपका ऑटोमेटिकली आउट ऑफ बॉक्स करता है। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के जितने भी फीचर्स हैं ये ऑटोमेटिकली V8 इंजन अपने आप को अपडेट करता रहता है और उससे कंपैटिबल बनाता रहता है। जो हमने वर्जन्स की बात की थी, ECMAScript के वर्जन की बात की थी जो अभी ES13 चल रहा है, ऑटोमेटिकली आपके जो ब्राउजर्स हैं, जो इसके अंडर द हुड इंजन्स हैं, वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके नए वर्जन आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के उसको समझ सके और उसको आउट ऑफ बॉक्स उसको यूज कर सके। सिमिलरली ओपन सोर्स है जो हमने बात की थी। इसी के साथ साथ V8 इंजन तो ठीक है, इसमें एक लाइब्रेरी है विच इज वन ऑफ वेरी मच पॉपुलर लाइब्रेरी स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट नोड इन द बैकएंड साइड ऑफ थिंग। वो क्या है, आपके पास आईलुप लाइब्रेरी है। सो दिस लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, ये क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है जिसके बेनिफिट क्या क्या चीजें हैं, ये आपको आसिंक्रोनस जो इनपुट आउटपुट चीजें, कोई चीज को रीड करना, राइट करना, कोई रिक्वेस्ट आई उसको सर्व करना, तो रीड और राइट इनपुट और आउटपुट के जो ऑपरेशन होते हैं उन चीजों को करने के लिए बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। और ये आपको क्या करती है, आपको यूनिफॉर्म एपीआई प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप ये सारे ऑपरेशन जो है फाइल सिस्टम के साथ हो गया या नेटवर्क के साथ हो गया या टाइमर के साथ हो गया या बैकएंड में जो इवेंट लूप वगैरह मैनेज करने का हो गया, ये सारी चीजें लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कंट्रोल प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने ये चीज नहीं देखी है, गो ट्राई दिस आउट और इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करो और पढ़ो, आपको और इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी कि आप कैसे और ज्यादा बेटर कैपेबिलिटीज लेके आ सकते हो। ठीक है, सो इसके की फीचर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट गिविंग अ हेड्स अप ऑन दैट कि आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट देता है, आपको आसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट जो बिहेवियर्स हैं, आसिंक्रोनस वही कि आपको टोकन मिल गया था, टोकन मिलने के बाद आप जब टेबल पे बैठे तो जो बिहाइंड द सीन ये जो मैनेजमेंट है कि टोकन सिस्टम वाला, कि टोकन मिलने के बाद आपको अपनी टेबल पे बैठ जाओ, इंटरनली जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो जो असिंक्रोनस बिहेवियर है वो आपका मैनेज करने के लिए बहुत बेटर तरीके से देता है। इवेंट लूप जो इंटायर प्रोसेस है कि क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड है पर फिर भी जो चीजें असिंक है, असिंक मतलब जो चीजें आपकी ब्लॉकिंग नहीं है, वो भी चीजें मैनेज करने के लिए बहुत बेटर तरीका देता है। जो थ्रेड पूल्स हम बनाते हैं, जो थ्रेड्स हम बनाते हैं, उन चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत बेटर तरीका है। आपका प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कि आपके पास जो भी, अगर आप से सपोज आप एक सर्वर बना रहे हो जिसमें आपको मिलियंस ऑफ यूजर की रिक्वेस्ट मैनेज करनी है, तो आपके लिए मल्टीपल इंस्टेंसेस, जितने भी आपकी मशीन में कोर्स हैं, आप उतने ही इंस्टेंसेस लॉन्च करोगे। उन चीजों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत बेटर तरीका देता है प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। और सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट कि ये एक ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स के तो फायदे हमें सबको पता ही है। तो ओपन सोर्स से हमें बेसिकली कंट्रीब्यूशन करने के लिए आसान है और बाकी सारी चीजें हैं। विद दिस हमने आज के सेशंस में, आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में कवर की हैं, बट ये सारी टर्मिनोलॉजीज और फंडामेंटल हिस्ट्री जानना जावास्क्रिप्ट के बारे में, हिस्ट्री जानना नोड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा फ्यूचर में क्या चीजें आने वाली हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो ECMAScript को भूलिएगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट हमने देखे उसे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लाइव कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट के को और फंडामेंटल और डेप्थ में जाएंगे। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने बहुत सारी चीजें हाई लेवल पे समझने की कोशिश की है। अब इन नेक्स्ट एपिसोड इज ऑल अबाउट गोइंग इनटू द डेप्थ एंड गेटिंग योर हैंड डर्टी। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।